नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ चाइना आज के समय लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। चाइना ने 5 मिसाइल अब मार दिए हैं जापान के इकोनॉमिक जोन में। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब चाइना के मिसाइल जापानीज वाटर पे गिरे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा। क्योडो न्यूज जापान का न्यूज आउटलेट है, ये यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं 5 चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल फॉल विद इन जापान एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। टोक्यो ने ऑफिशियली यहां पर प्रोटेस्ट किया है। और मैं आपको यह बता दूं कि जैसे ये न्यूज सामने आई तो दुनिया भर में लोग अलर्ट हो गए कि क्या अब चाइना जापान पर भी आक्रमण करेगा, क्योंकि अगर चाइना जापान पे आक्रमण करता है तो जापान यूएसए की जो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है ये ट्रिगर हो जाएगी, जिसके अंडर यूएसए को जापान के बचाव में आना होगा। थैंकफुली अभी जापान का कोई नुकसान हुआ नहीं है, मगर यहाँ पे मैं बता दूं चाइना आग से खेल रहा है। चाइना की सरकार को सोचना होगा कि आज के समय जो ये अंधे बैलिस्टिक मिसाइल बरसा रहे हैं, ताइवान के आसपास 11 मिसाइल गिर दिए, 5 मिसाइल मार दिए जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। चाइना करना क्या चाहता है? अगर मान लीजिए एक मिसाइल भी थोड़ा सा अलग निकल गया, अगर किसी शिप को हिट कर दिया, किसी सिटी को हिट कर दिया, इससे रातों रात मैं आपको बता रहा हूं कि एशिया में वॉर स्टार्ट हो सकती है। यूरोप में ऑलरेडी यूक्रेन वॉर के बारे में आपको पता होगा, वहां पे वॉर चल रही है। एशिया में भी हम स्मॉल स्केल वॉर के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। अब यहाँ पर मुझे पता है, आप सोचोगे अच्छा चाइना ताइवान पर तो मिसाइल बरसा रहा है, उसका तो पता है, वो नैन्सी पेलोसी ने विजिट करी थी तो चाइना काफी गुस्सा है। जापान ने क्या किया? मैं लिटरली मैं देख रहा था इंडियन सोशल मीडिया पे लोग इस टाइप की मीम शेयर कर रहे हैं कि मुझे क्यों तोड़ा वाली बात, कि जापान ने अचानक से यार क्या कर दिया कि चाइना अब जापान के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उस पर भी मिसाइल गिरेगा। श्योरली ये एक मिस्टेक हुई होगी, ये मार रहे थे ताइवान को, और सिंस ताइवान और जापान के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है आसपास बहुत ज्यादा करीब है, यहाँ पे आप देखोगे ये ताइवान है, ये जापान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, बिल्कुल मतलब कुछ ही किलोमीटर का डिफरेंस है, तो गलती से कुछ मिसाइल चले गए होंगे और चाइना ने ये भी बोल दिया होगा सॉरी। नहीं, चाइना ने ऐसा कुछ नहीं कहा। चाइना का जवाब सुन के आप लोग चौंक जाएंगे। लिटरली मैं कहूँगा आपने ऐसा जवाब सोचा नहीं होगा कि चाइना देगा। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में आज के समय टोटल कितने स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं? भारत सरकार ने भी रिसेंटली कहा है कि गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि इतने स्टार्टअप्स अब हमारे देश में हो चुके हैं रजिस्टर। ये हैं यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस: 20,000, 75,000, 20,000, 75,000, 30,000 या फिर 5 लाख। कितने स्टार्टअप्स आज के समय हैं भारत में? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब पहली बात तो यहाँ पर आप पूछोगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या है? क्या यहाँ पर जापान को अधिकार था उस रीजन पे जहां पर चाइना ने बॉम्बिंग करी है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करते हैं एक कंट्री की लैंड बॉर्डर से, और उसके अलावा इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर एक कंट्री को अधिकार है कि ये लोग यहाँ पर माइनिंग, उसके अलावा नेचुरल गैस, ऑयल, इसकी एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो ये जापान का पानी है। थैंकफुली आप कह सकते हैं कि कोई यहाँ पर जापान की फिशिंग शिप नहीं थी, कोई जापान यहाँ पर ऑयल की ड्रिलिंग नहीं कर रहा था, नहीं तो बड़ा डिजास्टर यहाँ पे हो सकता था। इसलिए जापान ने ओपनली प्रोटेस्ट किया है। ये कहा है कि पहली बार है कि जब चाइना के मिसाइल गिरे हैं जापान पे, जापान इसका जवाब देगा। मोस्ट प्रोबेबली जापान अपनी जो नीति है, जो एक आप कह लीजिए काफ़ी डिफेंसिव नीति है, इसको इवेंचुअली चेंज करेगा। और चाइना का ये रूप देखकर डेफिनेटली आप देखोगे जापान मिलिट्री एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाने वाला है इन द नियर फ्यूचर। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा, अच्छा जापान को बिना बात पे मिसाइल मारकर चाइना ने फिर सॉरी बोला होगा कि गलती से लग गया? नहीं, चाइना ने यहाँ पर जवाब निराला दिया है। चाइना ने यहाँ पर मेरी भी पढ़ाई करवाई है। चाइना ने जापान को शॉक कर दिया ये कहकर कि देखो पहली बात तो ना, आपके और हमारे जो मैरीटाइम बाउंड्री है ये डिलिमिटेड है ही नहीं। हमने तय नहीं किया कि आपकी जो मैरीटाइम बॉर्डर है कहाँ खत्म होती है, हमारी कहाँ शुरू होती है। सेनकाकू आइलैंड को लेकर विवाद चल रहा है, तो कौन सा आपका इकोनॉमिक जोन है, कौन सा हमारा इकोनॉमिक जोन है, ये कौन डिसाइड करेगा? और ताइवान तो हमारा ही रीजन है, ताइवान को तो हम अपना पार्ट मानते हैं। तो इनके हिसाब से, चाइना के हिसाब से, इनका मिसाइल इनकी ही जमीन पे गिरा है, इनके ही टेरिटोरियल वाटर में गिरा है, और जापान को प्रोटेस्ट करने का कोई हक बनता नहीं है। अब ये मैं भी सुन रहा हूँ पहली बार कि जापान और चाइना की बॉर्डर तय नहीं है, मैरीटाइम बॉर्डर तय नहीं है। ये देखिए, मैं कहूँगा ईस्ट चाइना सी में डीलिमिटेशन को लेकर इशू तो था, मगर चाइना जापान के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है कि चाइना मिसाइल दाग सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा वरीइंग बात है इंडिया के लिए भी,
क्योंकि कल को चाइना ये तर्क इंडिया को भी दे सकता है कि देखिए डिस्प्यूटेड एरिया है, हमारे हिसाब से तो हमारा एरिया था, हमने यहाँ पे मिसाइल मार दिया। तो जो लैंग्वेज है चाइना की, इट इज वेरी वेरी वरिंग। और चाइना देखो यहाँ पर भी नहीं रुका, जापान पर मिसाइल मार के इन्होंने फिर जापान के साथ जो मीटिंग करनी थी वो भी कैंसिल कर दी। यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स चाइना का जो सरकारी मीडिया है, इसने यहाँ पर ट्वीट करी, चाइना विल नो लॉन्गर अरेंज टॉक्स बिटवीन चाइनीज एंड जापानीज फॉरेन मिनिस्टर इन फॉर्म फैन। और रीजन चाइना का यहाँ पर यह है कि जापान एक G7 कंट्री है और G7 कंट्रीज ने रिसेंटली चाइना के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है ताइवान के इशू को लेकर। अब यहाँ पर आप कहोगे ये कब हो गया? देखिए G7 में आपको पता होगा 7 कंट्रीज आती हैं, यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है काफी बार, मगर ओवरऑल 7 देश आपको मिलेंगे G7 ग्रुप में। इनमें से एक देश है जापान। एक्चुअली जापान अकेला एशियन कंट्री आपको मिलेगा G7 में। और जिस तरीके से चाइना आज के समय ताइवान को टेरराइज कर रहा है, मैं टेरराइज ही कहूंगा क्योंकि आज के समय ताइवान के लोगों में डर बहुत ज़्यादा होगा कि चाइना आसपास हर जगह मिसाइल गिर रहा है, कोई एक मिसाइल कहाँ कहीं पर चला जाए, यू नेवर नो। तो G7 कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बहुत ही लॉजिकल बात करी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्टेटमेंट चाइना विरोधी है। इन लोगों ने ये कहा कि जो भी ताइवान को लेकर डिस्प्यूट है आप पीसफुली रिजॉल्व करो, ये बॉम्बिंग क्यों कर रहे हो? ये तो मतलब एक सिविलाइज कंट्री वाली कोई बात है नहीं यहाँ पे, ये तो अपनी जो ब्रूट फोर्स है वो आप दिखा रहे हो। तो G7 कंट्रीज की अगर आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो कुछ मुझे यहाँ पर एंटी चाइना दिखानी, बहुत न्यूट्रल इन्होंने बात करी है। मगर चाइना जहाँ पे अब पहुंच चुका है, अल्ट्रा नेशनलिस्टिक, अल्ट्रा अग्रेसिव, इन लोगों को अब बहाना चाहिए अटैक करने का कि कोई कुछ कर दे तो चाइना वहां पे मिसाइल मार देगा। और इसीलिए इन लोगों ने जापान को टारगेट किया है, जापान पर मिसाइल दागे, उसके बाद मीटिंग भी कैंसिल कर दी। और मुझे लग रहा है इन द फ्यूचर जापान के अगेंस्ट चाइना और भी एक्शन लेने वाला है। अब यहाँ पे देखिए बात आती है इंडिया की। इंडिया बिल्कुल चुप है, आप नोटिस करोगे विदेश मंत्रालय का एक भी कुछ मतलब स्टेटमेंट आई नहीं है। इंडिया इज कंप्लीटली साइलेंट। इंडिया बस देख रहे हैं यहाँ पर कि हो क्या रहा है। ताइवान की तरफ से मैंने देखी एक स्टेटमेंट आई थी इंडिया के बारे में। जो ताइवान के ऑनवॉय हैं उन्होंने ये कहा कि भारत और ताइवान ये दोनों देश फ्रंट लाइन पे खड़े हैं ऑफ अथॉरिटेरियन एक्सपेंशन। अथॉरिटेरियन कंट्री तो है चाइना, डेमोक्रेसी तो है नहीं, और लगातार वो विस्तार करना चाहता है। जो दूसरे कंट्रीज हैं उनकी जमीन, या तो अगर मान लो कोई कमजोर देश हो गया पाकिस्तान जैसा, वैसी जमीन हड़प ली। अगर कोई कंट्री रेजिस्ट कर रहा है तो फोर्सफुली उसकी जमीन हड़पने की कोशिश करी। तो चाइना ये सब कर रहा है, एक्सपैंड तो चाइना कर रहा है। और अब इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा कि बीइंग ऑन द फ्रंट लाइन, क्या हम यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे या फिर जो हो रहा है, क्योंकि जो हो रहा है इट इज क्वाइट वरिंग, ये देखकर हम कहीं ना कहीं ये बोलेंगे कि चाइना को पीसफुली यहाँ पर रिएक्ट करना चाहिए। जिस तरीके से चाइना अल्ट्रा अग्रेसिव हो गया है, इससे रीजन का जो पीस है ये डिस्टर्ब हो सकता है। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, चाइना ने यहाँ पर जो किया है, इसके रिएक्शन में क्वाड कंट्रीज इन द फ्यूचर कुछ बड़ा स्टेप लेंगी। डेफिनेटली क्वाड कंट्रीज की जो मिलिटराइजेशन है, इसमें आपको कुछ एक डेवलपमेंट होती हुई दिखेगी इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि जापान, इंडिया, यूएस, ये सब जो यहाँ पर चाइना ने किया है, ये देखकर बिल्कुल काम नहीं रह सकते। समथिंग हैज टू बी डन। नाउ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इंडिया बीइंग ए फ्रंट लाइन कंट्री, क्या आपके हिसाब से इंडिया को बिल्कुल यहाँ पर साइलेंट रहना चाहिए क्योंकि रशिया तो बढ़ चढ़ के चाइना के सपोर्ट में आ रखा है, या फिर एक बार को G7 कंट्रीज की तरह ही इंडिया को एक सेंसेबल स्टेटमेंट देनी चाहिए कि देखिए इतना ज़्यादा ये जो वायलेंस चाइना कर रहा है ये गलत है, पीसफुल तरीके से जो ये सारा इशू है रिजॉल्व हो सकता है? तो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एज ऑफ अगस्त 2022 भारत में कितनी स्टार्टअप्स अब खड़ी हो चुकी हैं? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 75,000। पीयूष गोयल साहब ने रिसेंटली ये कहा कि इंडिया इज नाउ होम टू मोर देन 75,000 स्टार्टअप्स। इंडिया का कोइंसिडेंटली आप कह लीजिए 75th ईयर चल रहा है इंडिपेंडेंस का, और पिछले 6 साल में आप अगर देखो तो इंडिया की स्टार्टअप्स जो 471 थी, इसमें 15,500% का जंप देखने को मिला है। और इंडिया की जो टोटल स्टार्टअप्स हैं ये अभी कुछ महीने पहले 73,000 थी, अब रिसेंटली आप अगर देखो तो 75,000 पर पहुंच चुकी है। इट इज़ अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर, और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल।
अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।